The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। हम छोटे हों या बड़े या बूढ़े, कुछ भी होता है तो सबसे पहले माँ याद आती है। लॉकडाउन में कई बच्चे अपनी माँ से दूर फंसे हैं। सुनिए ऐसी ही एक माँ का दर्द। मार दीजिए ना, मर जा जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा नाम बबीता है। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा बच्चा झूठा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो सरकार कहती कि लोग संयम नहीं दिखा रहे। केंद्र से लेकर राज्य तक जितनी सरकारों को ये लगता है कि सड़क पर निकले लोगों में संयम की कमी है, उन्हें ये वीडियो लूप पर देखना चाहिए। इसका ऑडियो बनाकर अपने फ़ोन में रिंगटोन लगा लेनी चाहिए। तब वो समझेंगे कि जो अव्यवस्था उनके चलते फैली है, उसका नतीजा लोग कैसे भुगत रहे हैं। हम रोज़ ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं। सरकार रोज़ आंकड़े दे रही है कि आज इतनी ट्रेनें चला दी, इतनी बसें रवाना कर दी। जब वो आंकड़ा दिया जाएगा, साथ में इस वीडियो को प्ले कर दिया जाए, वो आंकड़ा बेमानी लगने लगेगा। कोरोना के चलते और क्या क्या हो रहा है, बताते हैं आपको शो में। सबसे पहले सुर्खियाँ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 44,45,000। इसमें ठीक हुए हैं 15,89,000 और मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है। अमेरिका, जहां अब भी रोज 1000 से 1500 मौतें हो रही हैं, वहां का आंकड़ा मौत का हो गया है 87,000। और हमारा देश भारत, देश में कुल मामले हो गए हैं 81,970 संक्रमितों के, और इनमें से ठीक हुए हैं 27,920 और मौत का आंकड़ा 2,649। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,967 नए मामले सामने आए और 100 मौतें हुई। सबसे बुरी स्थिति अभी भी महाराष्ट्र की है, जहां मौत का आंकड़ा 1000 की संख्या को पार कर गया है। दूसरी सुर्खी, 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जालना से मध्य प्रदेश लौट रहे 16 मजदूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मजदूरों को लगा था कि रेल यातायात बंद है, इसलिए थककर वो पटरियों पर सो गए थे। हमने आपको ये खबर विस्तार से बताई थी। इसके अलावा सड़कों पर मजदूरों की गाड़ियों की चपेट में आने के मामले रोज सामने आ रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका लगाई गई। वैसे कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि लोग चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, इन्हें अदालत कैसे रोक सकती है? सड़क पर चले लोगों की निगरानी अदालत नहीं कर सकती, इसलिए अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं देगी। राज्य इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए। इस पूरी बहस के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जिन लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है, उन्हें कैसे रोका जाए। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि सबके घर लौटने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। जो वो नहीं कर रहे, उन्हें बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। अच्छा होता अगर सरकार कोर्ट को यह भी बताती कि ये मजदूर अपनी बारी का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे। काम नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, घर का किराया नहीं दे सकते, या कोई और वजह है। श्रमिक स्पेशल चल रही है, लेकिन उसमें चढ़ना अगर आसान होता तो कोई भी अपने बच्चे को बैग पर सुलाकर सड़क पर नहीं घसीटता। इस बाबत एक निर्देश आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और रेलवे दोनों को दिया। कोर्ट ने दोनों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मजदूर पैदल घर वापस न जाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को अखबारों और टीवी पर विज्ञापन चलाने चाहिए ताकि मजदूरों को पता चल सके कि ट्रेन चल रही है और उसमें जाने की प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक और महत्वपूर्ण आदेश आया। 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा था कि कंपनियां अपने मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान पूरी तनख्वाह दें। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कई छोटी कंपनियां हैं जो कमा नहीं रही हैं, इसलिए मजदूरों को तनख्वाह देने में असमर्थ हैं। इसलिए केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि इन कंपनियों के खिलाफ अगले 1 हफ्ते तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। एक और अपडेट, पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है।
हमने आपको बीते दिन के दुनियादारी हमारे ग्लोबल न्यूज बुलेटिन में विस्तार से इसके बारे में बताया। 8 मई को भारत सरकार ने श्रद्धालुओं के कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए उत्तराखंड के घाटी बागड़ से लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का उद्घाटन किया था। यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत चीन की सीमा है। नेपाल ने इस सड़क को लेकर आपत्ति जताई थी। इसे लेकर सेनाध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे ने आज एक बड़ा बयान दिया है। वो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, माने वो संस्था जिसे हम IDSA के नाम से जानते हैं, उसके एक वेब सेमिनार में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए वाकये और लिपुलेख विवाद में कोई संबंध है क्या। जनरल नरवणे ने इसके जवाब में कहा कि दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जोड़ा कि लिपुलेख विवादित नहीं है और पूर्व में भी इसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। तो हो सकता है कि नेपाल ये मुद्दा किसी और के कहने पर उठा रहा हो। सेनाध्यक्ष ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन टिप्पणीकार इस किसी और को साफ तौर पर चीन पड़ रहे हैं। 5वीं सुर्खी, तीसरे लॉकडाउन की मियाद 17 मई, माने 2 दिन में ये पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं लॉकडाउन का चौथा चरण होगा जो नए रंग रूप में होगा, लेकिन अभी तक विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ। राज्यों से केंद्र को अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था, जिन्हें देने का आज आखिरी दिन था, लेकिन कुछ राज्य अपनी मंशा अभी जाहिर कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि असम सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, यूपी और बिहार भी लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य और केंद्र, उनके बीच झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। पश्चिम बंगाल सरकार में स्कूल शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्री और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने ट्विटर पर वंदे भारत मिशन में भेदभाव का इल्जाम लगाया था। इस मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों के लिए विशेष शुल्क पर फ्लाइट चलाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के आरोप का जवाब केंद्रीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन सभी भारतीयों के लिए है और विदेश मंत्रालय राज्यों में भेदभाव नहीं करता है। साथ ही ये भी कहा कि बंगाल सरकार जैसे ही यात्रियों को रिसीव करने और क्वारंटीन सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होगी, इस बारे में सूचित करेगी, वैसे ही कोलकाता तक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल के जो लोग विदेश में फंसे हैं, उन्हें जमीन के रास्ते भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत लाया जाएगा, लेकिन इस बाबत बंगाल सरकार को विदेश मंत्रालय से बात करनी होगी। आपने गौर किया होगा कि आजकल पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार उस एक सूबे के संदर्भ में आपस में कम बात करते हैं, मीडिया में ज़्यादा बात करते हैं। एक और सुर्खी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने के लिए सहमति जारी कर दी है। आज के बाजार भाव के हिसाब से ये 7,592 करोड़ रुपए के बराबर होती है। पिछले महीने भी वर्ल्ड बैंक ने इतनी ही रकम भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए दी थी। भारत में वर्ल्ड बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक भारत सरकार के साथ 3 क्षेत्रों में साझेदारियां करेगा: स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, छोटे लघु और मध्यम उद्योग। 7,500 करोड़ का ये जो नया कर्ज मिला है, उसे भी ऐसे ही बांटा गया है। 4,177 करोड़ रुपए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDSA कर्ज के तौर पर मिलेंगे। 1,519 करोड़ रुपए का कर्ज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD देगा। इसे 18.5 साल में लौटाना होगा। ये मियाद 5 साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है और बाकी पैसा 30 जून के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। आखिरी सुर्खी यूपी से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मस्जिदों की मीनारों से मुअज्जिन अपनी आवाज में अजान दे सकते हैं। इसे कोरोना संकट को देखते हुए जारी की गई राज्य की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, लेकिन अजान देने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का मूलभूत हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये बात लाउडस्पीकर या दूसरे किसी एम्पलीफाइंग डिवाइस के इस्तेमाल पर लागू नहीं हो सकती। इसलिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को मिलने वाला संरक्षण करार नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी में अब अजान देने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी ही होगी। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। 20 लाख करोड़ वाले पैकेज के बंटवारे का तीसरा दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कामों के लिए सरकार के ऐलान बताए। पूरे ऐलान सुनने के बाद बस मन में एक ही सवाल आया कि सरकार के कदमों का कोरोना राहत पैकेज से क्या ताल्लुक है। आज के सारे बड़े ऐलान आपको आसान भाषा में बता देते हैं। आज सरकार ने 11 ऐलान किए।
3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी ढांचागत बदलाव और 8 इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग के ऐलान। पहले हम ढांचागत बदलावों की बात करते हैं। पहला, सरकार ने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव कर अब इसको बेअसर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये 1955 का कानून है, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सुनिए वित्त राज्य मंत्री का बयान। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था, कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा। इस कानून के खत्म होने का असर किसानों पर ही नहीं बाकी के वर्गों पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, इसके लिए ये कानून समझ लीजिए। सरकार कुछ ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने घटाने को नियंत्रित करती है। मसलन अगर बाजार में दाल की आवक कम है और मांग ज़्यादा, मतलब भाव बढ़ रहे हैं, तो इनको नियंत्रित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सरकारें नियम बना सकती हैं। जैसे कीमत फिक्स कर दें कि उससे ऊपर नहीं बेचा जा सकता, या भंडारण की लिमिट तय कर दें। आज़ादी के बाद जब देश में खाद्यान्नों की कमी थी और बाजार में इनके भाव बढ़ते जा रहे थे, तब 1955 में ये कानून लाया गया था ताकि ज़रूरी चीज़ें सबको कम कीमत पर मिलती रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ती। साल 2014 में मोदी सरकार ने प्याज टमाटर जैसी चीज़ें इसके दायरे में लाकर कानून को और मजबूत करने की कोशिश की थी। अब सरकार इसे खत्म करेगी, यानी खाने पीने की हर चीज़ की कीमत बाजार के हवाले। दलील ये कि इससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन पुराने अनुभव से हम जानते हैं कि प्याज टमाटर के भाव आसमान पर होते हैं, तब भी किसानों तक फायदा नहीं पहुंचता, सारा खेल बिचौलिए कर जाते हैं। सरकार के दूसरे फैसले की तरफ बढ़ते हैं। अब वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि किसान अपनी उपज किसी को भी किसी भी राज्य में बेच सकेगा। फिलहाल किसान अपने राज्य की एपीएमसी यानी कृषि मंडी में किसी लाइसेंसधारी व्यापारी को उपज बेचते हैं, लेकिन अब किसान उपज वहां बेच सकेंगे जहां ज्यादा फायदा मिलेगा। तर्क यह है कि इससे किसान का उपज पर मुनाफा बढ़ेगा। इसके लिए सरकार नया कानून लाएगी। कब लाएगी इसके बारे में भी सूचित नहीं किया गया। तीसरा बड़ा फैसला, अब सरकार बुआई के वक्त ही किसान को यह बता देगी कि किस फसल की कितनी कीमत मिल सकती है। इसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे किसान का जोखिम कम हो जाएगा। सुनने में ये बदलाव अच्छे लगते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अच्छा है, लेकिन सब किसानों को ये कहाँ मिलता है, और यही बात इन नए रिफॉर्म्स के लिए भी लागू हो जाती है। अगर ये अच्छे से लागू हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, हमारी आपकी सरकार, इसके ऐलान का जो आज हिस्सा डिक्लेयर हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सरकार ने पैसे का खर्च बताया। पहली चीज़ जो सरकार ने बताई कि किसानों को जो छोटी मंडियां होती हैं उनमें भंडारण की दिक्कत आती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी बात, जो छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको अपने उत्पाद बेचने या उनकी मार्केटिंग करने में मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरी चीज़, मछली पालन करने वालों का धंधा बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चौथी चीज़, देश के सभी 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा ताकि उनको खुरपका या मुंहपका जैसी बीमारी ना हो। इसमें 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पांचवा, 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन उद्योग के विकास में खर्च किए जाएंगे। छठवां, किसानों को हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। सातवां, मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ की योजना है। आठवां फैसला, फल और सब्जियों के भंडारण और परिवहन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का नाम टॉप टू टोटल योजना। ऐसी एक राज की बात बताएं, इसमें ज्यादातर योजनाएं पहले की हैं। बजट में भी इनके लिए पैसे अलॉट किए गए हैं। इनका कोरोना संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ की ऐसी योजनाएं सुनने के बाद भी ज़हन में एक सवाल जरूर उठता है, इससे उस खेतिहर मजदूर के लिए क्या जिसे लॉकडाउन लगने की वजह से पंजाब के खेत में मजदूरी छोड़कर पैदल बिहार अपने गांव जाना पड़ा। वो लाखों मजदूर जिनका रोजगार छिन गया, उनको क्या मिलेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल वित्त मंत्री से पूछा गया। सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। आगे क्या कहा आप खुद देखिए। We've been taking inputs
and based on that we are working. PM Garib Kalyan was a package which was announced a couple of hours after the lockdown was imposed. It had monies going. 500 rupees for women in the Jan Dhan account for 3 months. Was money given? Was money given? May not be adequate, I grant that. Nothing can be adequate at this time, particularly when people are cut off, when people are staying put in their house, when people don't have their monies earned, given to them, with their salaries not coming in. Nothing can be adequate. I grant that. But the first thing that we announced was to give money to people, give gas if they have to cook food in their house, LPG, so that they don't go running saying, where will I get the fuel to cook food for my children? Give them free grains. We did do that. And we've also given some more yesterday, grains and so on. And for those who can benefit from EPF, they're also taking money. 2 मंत्री और कई बड़े अधिकारी 1.5-2 घंटे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं कोरोना राहत पैकेज के नाम पर। इसमें से उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं जो कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान हुए। क्या कहा जाए इसे? मोदी सरकार का प्रचार अभियान करने को मोदी सरकार के पास बहुत कुछ है। सलीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करवा सकती है। जिनकी खेतों से मजदूरी छूट गई उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कुछ आर्थिक मदद दे सकती है। गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया करोड़ों रुपए दिला सकते हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है जिसकी जरूरत है। मोदी सरकार से ये बात तो पूछी ही जानी चाहिए कि आज ऐलान बताए उनके लिए लॉकडाउन का इंतजार क्यों करना था। अगर यही किसानों की भलाई के लिए हैं तो पहले ही कर देने चाहिए थे। वैसे भी मोदी जी 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुके हैं। सरकार खेती और किसानों की अनदेखी करती है, लेकिन देश के 49% लोगों को रोजगार खेती से मिलता है। जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी 17% है। लॉकडाउन के दौरान भी जब शहर बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो खेती किसानी जिंदाबाद रही। किसानों ने बेशुमार अन्न पैदा किया। किसानों को लेकर सरकार की संजीदगी का एक और किस्सा सुन लीजिए। नवंबर 2019 में एक सांसद ने देश के कृषि मंत्री से संसद में सवाल पूछा कि किसान की परिभाषा क्या, किसान किसे कहेंगे, देश में कितने किसान हैं। कृषि मंत्री इसका लिखित जवाब भी नहीं दे सके। कहा कि ये राज्यों का मसला है, हम क्या जाने। ये उसी सरकार की हकीकत है जो किसानों के नाम पर लाखों करोड़ की योजनाएं चलाने का दम भरती है। आखिर में आपको विपक्ष की तरफ से हो रही आलोचना भी सुनवा देते हैं। किसान को कर्जा मिलेगा, उसका कितने हज़ार करोड़ में का फायदा वो लोगों को मिलेगा। जो रेडी वाले, खोंचे वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो कर्जा लेंगे। तो कर्जा चाहे वो किसान ले, मजदूर ले, एमएसएमई ले, उसको आर्थिक सहायता नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर में अब बात एक परेशान करने वाली खबर की। देश भर में फंसे मजदूर जैसे जैसे अपने राज्यों में लौटते जा रहे हैं, वहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कुछ उदाहरण देखिए। 3 मई को ओडिशा में 162 मामले थे। 14 मई को यह संख्या 611 पर पहुंच गई। 14 मई को ओडिशा में संक्रमित पाए गए 73 लोगों में से 71 राज्य से बाहर से आए थे। ओडिशा के गंजम जिले में 2 मई तक एक भी मामला नहीं था। अब वहां 137 मामले हैं। इनमें से 136 लोग सूरत से लौटे हैं। ओडिशा सरकार में कोविड-19 मामलों के प्रवक्ता सुब्रतो बागची का कहना है कि ये नए मामले क्वारंटीन सेंटर्स में सामने आ रहे हैं, न कि आबादी में। बिहार से भी इसी तरह की जानकारी आई। 4 मई से 10 मई के दौरान बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले 528 से बढ़कर 707 हो गए। 179 नए मामलों में से 150 मामले दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात से लौटे प्रवासियों के थे। 11 मई को बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई एक बैठक में कहा था कि 4 से 9 मई वाले हफ्ते में बिहार के 75% नए मामले प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद से सामने आए। पंजाब में 4216 मामले हैं, जिसमें हुजूर साहब नांदेड़ से संबंधित मामलों की संख्या 1225 है। ये सभी पंजाब सरकार द्वारा बसों से राज्य वापस लाए गए थे। ये आंकड़े सरकारों के लिए एक चेतावनी की तरह हैं कि अगर वो राज्य लौट रहे मजदूरों की स्क्रीनिंग ठीक से नहीं करती है तो संक्रमण की फैलने की रफ्तार बढ़ भी सकती है। इसके लिए राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ सहयोग करना होगा, लेकिन फिलहाल झगड़े से फुर्सत नहीं मिल रही। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान सुनिए। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के
1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का काम देख रहे केंद्रीय मंत्री ने नाम लेकर कहा है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड मजदूरों की ट्रेनों के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। इन राज्यों के नाम गौर से सुनिए। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, राजस्थान अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार और झारखंड, यहाँ पर भी कांग्रेस के साथ वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि की सरकार। राज्यों को इन ट्रेनों के लिए न सिर्फ अनुमति देनी चाहिए बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन ट्रेनों से आ रहे लोगों की अच्छे से स्क्रीनिंग हो। लॉकडाउन लंबा खिंच गया है, सभी थक रहे हैं, लेकिन ये समय सबसे ज़्यादा सतर्क रहने का है, क्योंकि अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने के लिए हम कितने तैयार हैं। अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं रही तो जब मजबूरी में लॉकडाउन खोलना पड़ेगा तब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये राज्य इस तरफ ध्यान देंगे। कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में बहुत तत्पर रहती है, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं उनकी ढिलाई पर कांग्रेस क्या जवाब देगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।